हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शीना और मयंक की शादी को 2 साल हो गए थे। शीना काफी मॉडर्न थी, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वो कंजूस थी। हर चीज में उसे बचत ही सोचती थी। अब चलिए शीना की सास प्रेमा और ससुर राजीव के पास, जहाँ मयंक और शीना जितना लड़ते थे उतना ही प्यार इन बूढ़े बूढ़ियों के बीच अभी भी बाकी था। ऐसे ही एक दिन शाम को मयंक सबके लिए आइसक्रीम लाकर कहता है, माँ पापा मैं आ गया। शीना जल्दी से सबके लिए आइसक्रीम बाउल और स्पून ले आओ। मैं सबकी पसंदीदा आइसक्रीम लेकर आया हूँ। मतलब मेरे लिए बादाम वाली और अपने पापा की पिस्ते वाली लाया होगा जरूर। हाँ पापा। अरे शीना आओ ना, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। अरे आ तो गई, बार बार क्यों बोल रहे हो? अरे ये क्या, हम 4 जने और तुम बस 2 ही स्पून और बाउल्स लाई हो, क्यों? हाँ, अभी ढेर सारे बर्तन तो मैं मांज कर आई हूँ। अब ये और बर्तन गंदे करेंगे, फिर मैं इनकी आइसक्रीम के बर्तन भी मांजती फिरूं। मम्मी जी, आप और पापा जी एक में खा लीजिए, मैं और मयंक एक कटोरी में खा लेंगे। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और इससे हम दोनों का प्यार और भी बढ़ जाएगा और तुम दोनों का भी, क्यों है ना प्रेमा? अरे राजीव, आप भी पागल है क्या? बच्चे हैं। अरे बहू का तो लिहाज रखिए। अरे आइसक्रीम पिघल रही है मयंक, इसमें कर दो सबके लिए। अरे तुम नहीं कर सकती क्या? मैं भी तो थक कर आया हूँ। अरे तो मैं भी तो काम करती हूँ। शीना की बात सुनकर मयंक ही बाउल में आइसक्रीम निकालता है, जिसके बाद सभी एक स्पून से एक दूसरे को खिलाते हैं। वहीं खाना खाने के बाद जब प्रेमा उठती है तो वो गिरने ही वाली होती है। तभी राजीव उसे संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। ये देखकर मयंक ताली बजाकर बोलता है, अरे वाह माँ पापा, आप दोनों अभी तक रोमांटिक हैं। पापा आपकी हड्डियों में तो अभी भी जान है। हाँ, तेरे पापा तो अभी तक जवान है। ये अब क्या कह रहे हैं जी? बच्चे हैं, छोड़िए मुझे। चलो जाओ सब, रात हो गई है, सो जाओ। ऐसे ही एक शाम प्रेमा का जी बहुत घबरा रहा था। तभी वो नींबू चाट लेती है और उसे थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे उल्टी आती है, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होते देख राजीव बोलता है, अरे तुम्हारी अचानक से तबीयत ऐसे क्यों हो गई? उल्टा पुल्टा कुछ खा तो नहीं लिया? अरे नहीं जी, पता नहीं क्या हो रहा है। कल से जी मचल रहा है मेरा। आप डॉक्टर के पास ले चलिए जरा। हाँ चलो चलो। राजीव शीना को बोलकर अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर उन्हें रिपोर्ट्स बता देते हैं, जिस बात को सुनकर वो शॉक हो जाते हैं और हॉस्पिटल से निकलकर बाहर एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। आखिर ऐसी क्या बात होगी, जानने के लिए प्रेमा से ही सुन लेते हैं। सब तुम्हारी गलती है। अरे तुम्हें खुद पर कंट्रोल नहीं होता क्या? अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं घर जाकर बच्चों को? ऊपर से उस दिन तुमने भी कहा था कि तुम अभी तक जवान हो, हड्डियों में जान है तुम्हारे। अरे प्रेमा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। तुम तो रहने ही दो, गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर। अरे जिस उम्र में हमें पोते पोती को खिलाना चाहिए, उस उम्र में तुमने मुझे माँ बना दिया। अपने 23 साल के बेटे के लिए छोटा भाई या बहन लाने वाली हूँ। सुनने में ही इतना अजीब लग रहा है। अब मेरा मन ही नहीं कर रहा घर जाने का। क्या करूँ राजीव, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो मैं। पागल हो क्या प्रेमा? मानता हूँ कि गलती हो गई मुझसे, लेकिन भूल कर भी ऐसा दोबारा मत सोचना। पता है ना, डॉक्टर ने कहा है कि तुम बच्चा अबॉर्ट नहीं करा सकती। इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अजी तो मैं क्या बोलूं, सब क्या सोचेंगे? 50 की उम्र में दादी बनने की जगह माँ बनने जा रही हूँ फिर से। सब मोहल्ले की औरतें मजाक उड़ाएंगी कि शीना की सास 50 में गर्भवती हो गई। कोई बात नहीं, तुम इस हालत में टेंशन मत लो। हम घर जाकर बच्चों को बता देंगे ये बात। ये बोलकर राजीव प्रेमा को थोड़ा सहारा देकर शांत करवाता है और उसे समझाता है। जिसके बाद घर जाकर जब मयंक पूछता है तो राजीव और प्रेमा दोनों उसे सब कुछ बता देते हैं, जिसे सुनकर शीना और मयंक शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या माँ जी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे ये क्या कह रही हैं? अरे अगर मैंने आपको नन्ना मुन्ना लाकर नहीं दिया तो आप खुद करने निकल गई। अरे माँ जी, आसपास के लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? पापा आपने क्यों किया ऐसा? देख बेटा, तू ऐसे गुस्सा मत कर। अपनी माँ की हालत को भी समझ। और हमने ये जानबूझकर नहीं किया, बस गलती से हो गया और तुझे बता दिया है।
ये नन्हा मेहमान हमें लाना ही होगा। वाह, अब और खर्चा बढ़ गया मयंक तुम्हारा। माँ जी को जिस उम्र में मेरा ख्याल रखना चाहिए था, अब मैं उस उम्र में उनका ख्याल रखूंगी। बस शीना, बहुत हो गया। अब तुम और नहीं बोलोगी। अब जो है सो है। मेरी माँ का ख्याल तुम्हें रखना है। अब कोई ताना नहीं दोगी किसी को भी। भूलो मत, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनके लिए बादाम वाला दूध बना कर दो उन्हें। जाओ। जा रही हूँ। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं पापा, मैं आप दोनों के साथ हूँ। शीना उसे कंजूसी के साथ आधा ग्लास दूध देती है। जैसे ही मयंक आंखें दिखाता है तो वो ग्लास को फुल भरकर अपनी सास को लाके देती है। 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन शीना की सास का ख्याल रखने में कंजूसी अभी भी जारी रहती है। वो उसे खाने पीने और खर्च करने में खूब सुनाती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह के समय राजीव प्रेमा के लिए काजू बादाम लेकर आता है और मयंक के साथ काम पर निकल जाता है। सोफे पर बैठी प्रेमा शीना को आवाज लगाकर बोलती है, शीना, अरे शीना बहू, तेरे पिताजी मेरे लिए काजू बादाम लाए थे, जरा दे मुझे खाने को। इसके पिताजी हमारे बच्चे की ताकत के लिए और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए देकर गए थे। अरे शीना बहू, लाना जरा। बहू के टाइम पर ये बच्चा पैदा कर रही है। मैं आधी कटोरी काजू बादाम ले आती हूँ और इनको 7-8 काजू बादाम दे देती हूँ, ये ठीक रहेगी। शीना अपनी सास को वो काजू बादाम ला कर देती है, जिन्हें देखकर प्रेमा बोलती है, बहू, तेरे पिताजी देकर गए हैं, इतने से क्या होगा? माँ जी, आप ये खा लीजिए, बहुत है आपके लिए। बाकी के काजू बादाम मैं आपको हलवे में डालकर दे दूंगी। जरूर इसने अपने लिए बचा लिए होंगे काजू, जाकर छुपा दूंगी मैं अभी बाद में। ठीक है, ला यही दे दे, और शाम को पालक की सब्जी बना दियो, बच्चे के लिए वो सही होती है, उसमें वो होता है आयरन। नहीं माँ जी, आज मुझे शाही पनीर खाना है तो मैं वही बनाऊंगी, आपके लिए कल बना दूंगी। ठीक है, बना ले। अपनी बहू की कंजूसी सहते सहते उसे 9 महीने पूरे हो जाते हैं। अचानक से प्रेमा को लेबर पेन शुरू होता है और प्रेमा चिल्लाते हुए कहती है, अरे शीना बहू, बेटा अपने पापा और डॉक्टर को फोन कर दे और हॉस्पिटल ले चल जल्दी। अरे माँ जी, आप टेंशन मत लो। आपने तो पहले जमाने में भी दाइमा से ही करवाई थी ना अपनी डिलीवरी, तो मैंने इस बार भी आपके लिए 3 दाइमा बुलवा दी है आपकी डिलीवरी के लिए। आप फिक्र मत कीजिए, हमारा हॉस्पिटल का खर्चा भी बच जाएगा। 1-1.5 लाख खर्च हो जाता नहीं तो हमारा। बहू, तू पागल हो गई है क्या? ये पहले होता था, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो तू हॉस्पिटल ले चल। शीना अपनी सास की एक नहीं सुनती और दाई माँ को बुलाकर जैसे ही कमरा बंद करती है तो उसका बेटा मयंक वहाँ आ जाता है और ये देखकर कहता है, शीना, ये क्या बदतमीजी है। माँ के साथ तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? माँ की हालत दाई माँ से करवाने वाली नहीं है। ऐसे में उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज चाहिए, ना कि ये। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इतना कंजूस बना। छी। और आप सब प्लीज जाइए, मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। मयंक बेटा, जल्दी ले चल, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ माँ, मैं आपको लेकर जाऊँगा, फिक्र मत करो। ये बोलकर मयंक तुरंत अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं और राजीव भी वहाँ आ जाता है। वार्ड के बाहर मयंक शीना को बहुत सुनाता है और उसकी कंजूसी की वजह से उसे बहुत डांट पड़ती है। तभी शीना बेहोश हो जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करके बताते हैं कि वो माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर मयंक का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है और दूसरे डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि प्रेमा ने लड़की को जन्म दिया है। ये सुनकर सब खुशियाँ मनाते हैं और शीना अपनी सास से माफी मांग लेती है। अगले 9 महीने बीत जाने के बाद शीना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और सब घर में छोटे बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। शादी के कुछ दिन बाद आरोही ताली बजाते हुए अपनी सास से बोलती है, वाह सासू माँ वाह, अपने पागल बेटे की शादी के लिए कितने पापड़ बेले। असल में तो आप मेरे पिता की संपत्ति पाना चाहती थी, है ना? बस 5 मिनट रुकिए, पुलिस भी आती ही होगी और आपकी इस नौटंकी से पर्दा भी उठ ही जाएगा। रोहन एक काफी सीधा साधा सा लड़का था। उसे बस अपने काम से काम रखना आता था और पढ़ाई में मन लगाना। एक दिन रोहन बाइक से कॉलेज जा रहा था। कॉलेज से वापस लौटते वक्त सड़क पर उसे एक लड़की ने हाथ दिखाया। रोहन ने बाइक रोकी और फिर उस लड़की ने बोला, मेरा नाम मोनिका है, मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ।
आज असाइनमेंट सबमिट करवाने की वजह से मैं लेट हो गई। क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? हाय मोनिका, मैं रोहन हूँ। वैसे आप रहती कहाँ हैं? मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बलवंत सोसाइटी में रहती हूँ। मैं बलवंत सोसाइटी के पास ही रहता हूँ। आप बाइक पर बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ऐसा सुनकर मोनिका रोहन के पीछे बाइक पर बैठ जाती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। रोहन को थोड़ा सा अजीब लगता है, मगर वो बिना कुछ कहे बाइक चलाने लगता है। रात को जब वो अपने घर पहुंचता है, तब उसे बार बार मोनिका का चेहरा और स्पर्श याद आता है। वो चाहकर भी सो नहीं पाता। अगले दिन वो फिर से मोनिका से मिलता है और मिलने जुलने का सिलसिला यूं ही शुरू हो जाता है। अब तो रोहन को मोनिका का नंबर भी मिल गया था। एक दिन रोहन मोनिका से मिला और एक लंबी सांस के साथ हिम्मत करके उसने मोनिका से कहा, मोनिका, मैं काफी टाइम से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ रोहन, सुन रही हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मोनिका, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपनी इस दोस्ती को और भी ज्यादा आगे बढ़ाएं। देखो रोहन, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो ना। क्यों बातों को गोल गोल घुमा रहे हो? मोनिका, जब से तुम मुझे मिली हो तब से ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? देखो, एक बार अपने दिल पर हाथ रखो और दिल की आवाज सुनकर मुझे जवाब दो। देखो रोहन, अगर हम अपने रिश्ते को दोस्ती तक ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। मगर प्यार करने में क्या प्रॉब्लम है, ये तो बताओ मुझे। देखो रोहन, क्या सिर्फ बातें करने से ही प्यार हो जाता है क्या? रोज रोज किसी से मिलने से प्यार हो जाता है क्या? नहीं ना। मेरी भी कोई ख्वाहिशें हैं, कोई सपने हैं। रोहन मोनिका की बात को काटते हुए बोलता है। सपने? सपनों के लिए मैं हूँ तो मैं पूरा करूँगा तुम्हारा हर ख्वाब। देखो रोहन, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि मैं अपने सपनों को बिखरता हुआ नहीं देख सकती। मोनिका, मैं सोच चुका हूँ एंड आई लव यू विद एवरी बीट ऑफ माई हार्ट। आई विल नेवर लेट यू डाउन। आखिरकार मोनिका मान ही जाती है और बिल्कुल धीमी सी आवाज में बोलती है, आई लव यू टू रोहन। इस तरह मोनिका और रोहन आपस में प्यार करने लगते हैं और एक रात रोहन को मोनिका का कॉल आता है। रोहन कॉल को रिसीव करके बोलता है, क्या हो गया मेरी जान, आज सोई नहीं? तुम्हें पता है ना रोहन, मुझे अकेले नींद नहीं आती। तुम बोलो तो मैं आ जाऊँ तुम्हारे कमरे में। तुम भी ना रोहन, मेरी बिल्डिंग का गेट बंद हो चुका है, तुम कैसे आओगे? अभी तुम्हें पता कहाँ है मेरे बारे में। तुम बस अपनी खिड़की खुली रखना, आ रहा हूँ। मोनिका अपने कमरे की खिड़की को खोल देती है और रोहन उसके बिल्डिंग के पाइप पर चढ़कर मोनिका के कमरे में आ जाता है और आते ही मोनिका को गले लगा लेता है। दोनों मिलकर काफी रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में कैंडल लाइट डिनर करते हैं। फिर धीमे रोमांटिक गाने चलाकर दोनों कपल डांस करते हैं और थक जाने के बाद एक दूसरे से लिपट कर सो जाते हैं। समय बीतता गया और प्यार के साथ साथ मोनिका की ख्वाहिशें भी बढ़ती गई। मोनिका की ख्वाहिशों और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए रोहन अब चोरियां भी करने लगा था। इतना सब करके भी उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी और धीरे धीरे रोहन को मजबूरन ड्रग्स के धंधे में भी घुसना पड़ा। एक दिन मोनिका ने रोहन के गले में हाथ डालकर पूछा, रोहन, हाँ मेरी जान, बोलो। इतना पैसा तुम कहाँ से लाते हो? ये सुनते ही रोहन मोनिका को खुद से थोड़ा दूर करता है और बोलता है, तुम्हें आम खाने हैं या फिर गुठलियाँ गिननी हैं? मोनिका को आज रोहन पर शक होने लगा था और वो रोहन पर नजर रखना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद वो रोहन को ड्रग्स बेचते हुए देख लेती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर वो रोहन की दी हुई सारी यादों को भुलाने के लिए उसकी तस्वीरों को आग लगा देती है और बिना बताए रातों रात शहर छोड़कर चली जाती है। मोनिका के शहर छोड़ने से रोहन को गहरा सदमा लगता है, जिसके बाद रोहन उसकी याद में पागल हो जाता है। वो कद काठी में तो पूरे 28 साल का नौजवान था, मगर अब उसका दिमाग एक 8 साल के बच्चे जैसा हो गया था। अब रोहन की माँ यानी सौम्या को रोहन की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि रोहन के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी और रोहन के अलावा उनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। इसीलिए रोहन की माँ एक जमींदार से रोहन और जमींदार की बेटी आरोही के रिश्ते और दहेज की बात करती है। देखिए जमींदार साहब, आप पूरे लखनऊ में लालटेन लेकर ढूंढेंगे ना तो भी आपको ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। बहन जी,
देखिए लड़के को देखे बिना मैं कैसे हाँ कर दूं? अरे जमींदार साहब, ये देखिए मेरे बेटे की फोटो, बिल्कुल ऋतिक रोशन लगता है ना। और ये भी देखिए मेरे लाडले की डिग्री, ये बीटेक, ये एमटेक और ये एमफिल, 3 डिग्री है मेरे बेटे के पास। अभी बेंगलोर की एक मशहूर आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। काम में काफी व्यस्त रहता है, इसलिए नहीं आ सका लड़की देखने। चलो मुझे तो लड़का पसंद है, मगर आरोही को भी तो होना चाहिए ना। आखिर शादी तो उसे ही करनी है। मैं एक बार पूछ लेता हूँ। जमींदार अपनी बेटी आरोही से पूछता है। आरोही फैसला अपने बाप पर छोड़ते हुए बोलती है। जमींदार साहब, आखिर क्या कहा आपकी गुड़िया ने? समधन जी, गुड़िया तैयार है शादी के लिए। जब शादी की बात हो ही गई है तो अब जरा लेन देन की बात भी कर ली जाए। बताइए क्या चाहिए आपको? देखिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आपको जो भी देना हो अपनी खुशी से अपनी बेटी को दे दीजिए। हम उसी में खुश हैं और जल्दी से विवाह की तारीख निकलवा लीजिए, क्योंकि काफी तैयारियां भी तो करनी है मुझे। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और शादी भी हो जाती है। जमींदार अपनी बेटी को 20 लाख रुपए देता है और एक बड़ा सा फार्म हाउस भी उसके नाम कर देता है। शादी के कुछ दिनों बाद ही आरोही को सारा सच पता लग जाता है और वो ताली बजाते हुए अपनी सास से बोलती है। वाह सासू माँ वाह, अपने पागल बेटे की शादी के लिए कितने पापड़ बेले। असल में तो आप मेरे पिता की संपत्ति पाना चाहती थी, है ना? बस 5 मिनट रुकिए, पुलिस भी आती ही होगी। अरे बहू, मैंने कोई झूठ थोड़े बोला है, सारी डिग्री असली है। उसने बेंगलोर में काम भी किया था। आखिर क्या ही छुपाया मैंने तेरे बाप से। और रही बात दहेज की, तो वो तो आजकल सब लेते हैं। सब कुछ ठीक है, मगर आपने पिताजी को ये नहीं बताया कि आपका बेटा पागल है और एक समय पर वो चोरी डकैती किया करता था, ड्रग्स भी बेचा करता था। सौम्या की बोलती बंद हो जाती है और कुछ ही समय में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर आरोही अपना फर्ज समझकर रोहन को एक सरकारी पागल खाने में भर्ती करवाती है और खुशी से अपने पिता के साथ रहने लगती है। झुमरी रसोई में रोटी बना रही होती है, तभी उसका देवर कुंदन हाथों में खाली टूथपेस्ट लेकर आता है और झुमरी को बोलता है। देखिए ना भाभी, टूथपेस्ट खत्म हो गया है और आप कल मार्केट से नया टूथपेस्ट लाई नहीं। अब मैं ही बचा हूँ ब्रश करने को, मैं कैसे करूँ? अरे देवर जी, बस इतनी सी बात, लाइए हमें टूथपेस्ट का खाली पाउच दीजिए, हम कोई जुगाड़ करते हैं। झुमरी के इतना कहने पर कुंदन उसे खाली टूथपेस्ट दे देता है और झुमरी उस पर बेलन चलाती है और बचा हुआ टूथपेस्ट निकालकर उसे देते हुए बोलती है। ये लीजिए देवर जी टूथपेस्ट, और जाइए इसे ब्रश पर लगाकर दांतों को घिस लीजिए। सच में भाभी, आपके जुगाड़ का कोई जवाब नहीं। अब जाइए। कुंदन वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद उसका पति इतेश हाथों में खराब रेजर और ब्लेड का पैकेट लेकर रसोई में आता है। झुमरी रोटियां बनाकर हाथ धो ही रही थी कि तभी वो रेजर को दिखाते हुए झुमरी से बोलता है। अरे यार देखना, मुझसे ये रेजर नीचे गिर गया और अब ये काम नहीं कर रहा। कुछ आइडिया बताओ जल्दी से, वरना मैं बॉस की मीटिंग में देर से पहुंचूंगा। ओफो, आप बिना इतेश जी, ठीक से कोई काम नहीं होता आपसे, लाइए दीजिए। झुमरी रेजर को लेकर उसे आगे पीछे करके देखने लगती है और बोलती है। आपका रेजर अब किसी काम का नहीं। लेकिन इस वक्त नया रेजर कहाँ से लाऊं? मुझे देर हो रही है। रुकिए, हम कुछ करते हैं। झुमरी थोड़ा सोचने के बाद बोलती है। आइडिया, पहले आप हमें एक कागज और ब्लेड लाकर दीजिए। लेकिन उसका क्या करोगी तुम? अरे लाइए तो सही, उसके बाद जुगाड़ करते हैं एक नया रेजर बनाकर। इतेश फटाफट से एक पेपर और ब्लेड लेकर आता है और उसे देते हुए बोलता है। ये लो। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। झुमरी पेपर से एक स्ट्रॉ बनाती है और उसे ब्लेड के खाली बीच के हिस्से में फंसाकर एक नया रेजर तैयार करती है। झुमरी अपने पति को नई हैंडमेड रेजर देते हुए बोलती है। इस हैंडमेड रेजर को बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना आप, वरना कट लग सकता है। ये सच में काम करेगा ना? आज की सरकार पर भरोसा हो ना हो, लेकिन इंडिया के होनार जुगाड़ुओं पर भरोसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना कॉन्फिडेंस? तब तो मैं इसे जल्दी से ट्राई करता हूँ। इतेश उस जुगाड़ू रेजर को आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करता है
और थोड़ी ही देर में वो अपना सफाचट मुखड़ा लेकर झुमरी के पास आकर बोलता है। सच में यार, ये तो काम का निकला और कोई कट भी नहीं लगा इस हैंडमेड रेजर से। हम तो कह ही रहे थे, लेकिन आज ही ऑफिस से आते वक्त नया रेजर ले आना ये वाला ठीक नहीं है। इमरजेंसी में तो काम निकल गया, लेकिन रोज के इस्तेमाल के लिए बाजार वाला ही ठीक है। लेकिन अब जल्दी से तैयार होकर निकलिए। अबे शिट, मैं लेट ही हो जाऊंगा। हितेश तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। दोपहर के वक्त झुमरी और उसकी ननद निहारिका कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रही होती है और तभी लाइट चली जाती है। ये देखकर झुमरी उसे टॉर्च जलाने के लिए कहती है। निहारिका ड्रॉर में से टॉर्च निकालकर जलाती है। टॉर्च जलाने पर भी उन दोनों को सारी चीजें दिख तो रही थी, लेकिन ये जो लाइट थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए सक्षम नहीं थी। निहारिका मुंह बनाते हुए अपनी भाभी झुमरी से बोलती है। शिट, भाभी इस लाइट को भी अभी ही जाना था क्या? झुमरी भाभी कुछ कीजिए ना, ऐसे तो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। क्या करे क्या करे क्या करें? झुमरी कुछ देर तक तो सोचती है और फिर अचानक से चुटकी बजाकर बोलती है। अरे मिल गया जुगाड़। निहारिका, तुम 2 पतले दुपट्टे लेकर आओ और एक टॉर्च तो है ही हमारे पास, दूसरी माँ जी के कमरे से ले आओ। लेकिन आप दुपट्टों का क्या करोगी? बताते हैं, पहले सामान तो ले आओ जल्दी से। झुमरी की बात सुनकर निहारिका अपनी माँ के कमरे में जाकर उनकी ड्रॉर से टॉर्च निकालकर ले आती है और अपने कमरे की अलमारी से 2 पतले दुपट्टे लेकर आती है। झुमरी एक टॉर्च को दुपट्टे से निहारिका के सर पर बांध देती है और दूसरा अपने सर पर। ये तरकीब देखकर निहारिका बोलती है। वाह झुमरी भाभी, छा गई आप। ऐसे आइडियाज आप लाती कहाँ से हैं? अरे हम एक पिक्चर में देखे थे कि रात में एक बिजली ठीक करने वाले की टोपी में टॉर्च फिक्स थी, जिसे जलाकर वो खम्भों पर चढ़कर काम किया करता था। इस जुगाड़ से उसको दोनों हाथों से टॉर्च पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बस उसी का तरीका याद आया तो हम बना दिए। भाभी हम तो चलते फिरते जुगनू बन गए। हाँ सही कहा। चलो दोबारा शुरू करते हैं प्रोजेक्ट बनाना। वो दोनों मिलकर निहारिका का प्रोजेक्ट खत्म करने ही वाले होते हैं कि तभी झुमरी की सांस अंधेरा होने की वजह से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी कुर्सी का एक पैर भी टूट जाता है। अनामिका चिल्लाते हुए बोलती है। हाय राम, लग गई मुझे। अरे कोई तो मुझे आकर उठाओ। झुमरी बहू, ओ झुमरी बहू। झुमरी अनामिका की आवाज सुनकर आती है। तभी लाइट भी आ जाती है। झुमरी उसे उठाकर बेड पर लिटा देती है और उसके सर पर दुपट्टे से बंधी टॉर्च को देखकर अनामिका बोलती है। ये सिर पर टॉर्च जलाए क्यों घूम रही है? माँ जी, वो लाइट चली गई थी ना और छोटी का प्रोजेक्ट बनाना था, इसलिए टेम्पररी जुगाड़। अब तो उतार दे इसको, बंदरिया लग रही है। बहू एक काम कर, ये कुर्सी टूट गई मुझसे अंधेरे में, तू इसको कचरे में फिकवा दे जरा। अरे नहीं माँ जी, इसे फेंकने की क्या जरूरत आ पड़ी? अभी तो इसकी एक टांग टूटी है ना, मैं उसकी टांग का बंदोबस्त करती हूँ। आप मुझे थोड़ा टाइम तो दो सोचने का। अरे तू भी ना अपने जुगाड़ू दिमाग को न जाने कैसे कैसे चलाती है। आपकी ये समस्या सुलझ गई समझो माँ जी। झुमरी नाम है मेरा, अपने जुगाड़ से पूरी दुनिया हिला देंगे। इतना बोलकर वो कुर्सी की एक टांग की जगह खाली आटे के कंटेनर को लगा देती है और जिससे कुर्सी सेट हो जाती है। और अनामिका से झुमरी बोलती है। देखिए सासू माँ, आपकी कुर्सी को काम में ले आए हम, लेकिन एक दिक्कत है, ये कुर्सी एक जगह ही रहेगी, क्योंकि अगर कंटेनर हटाया तो कुर्सी गिर जाएगी और उस पर बैठने वाले को चोट लग जाएगी। अगर इसे फिक्स करना ही है तो खिड़की के पास फिक्स कर, तुझे तो पता ही है मैं वहीं बैठती हूँ। ठीक है माँ जी। झुमरी उस कुर्सी और कंटेनर को खिड़की के पास टिका देती है और तभी डोरबेल बजती है। झुमरी दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं। अनामिका कमरे से बाहर आकर लिविंग रूम में बैठ जाती है और उन लोगों से बातें करने लगती है। झुमरी उन लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने के लिए रसोई में जाती है, जहां वो गैस लाइटर से ऑन करती है, लेकिन स्टोव ऑन नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि गैस खत्म हो गया है और वो कुछ सोचते हुए बोलती है। हे भगवान, अब क्या करें? माँ जी भी उन लोगों के साथ बैठी हुई हैं, उन्हें कैसे बताएं कि गैस खत्म हो गई है? अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, एक इलाज हो सकता है, क्यों ना हम इलेक्ट्रिक स्टोव का इस्तेमाल करें। झुमरी इलेक्ट्रिक स्टोव पर चाय बनाने के लिए सोचती है, लेकिन इत्तेफाक से वो भी खराब हो गया होता है।
जिसके बाद झुमरी को एक तरकीब सोचती है और वो घर की आयरन उठा कर लाती है, जिसके बाद में वो 5-6 किताबों से एक पुल तैयार करती है और उसके बाद प्रेस पर चाय का बर्तन रखकर उसमें चाय और नाश्ता बनाती है। जिसके बाद जैसे ही मेहमान चले जाते हैं, झुमरी ये बात अपनी सास को बताते हुए बहुत हंसती है। तभी अनामिका उसे मिसाल देते हुए बोलती है, तू महान है, तेरे दिमाग का कोई मुकाबला नहीं है। किसी ने सही ही कहा है, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। देसी जुगाड़ वाली बहू है मेरी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।